मैं डॉक्टर शमशेर तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा साहित्य प्रथम खंड के छात्रों को शाकुंतल नाटक में प्रकृति वर्णन जो आज का शीर्षक है। इसी संदर्भ पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि नाटककार ने जो शाकुंतल नाटक की रचना की है, उस शाकुंतल नाटक में प्राकृतिक सौंदर्य का नाटककार ने किस प्रकार वर्णन किया है, उसे किस रूप में प्रदर्शित करने का कार्य किया है, उसे प्राकृतिक वर्णनों को आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग देखेंगे। क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित बहुत से शीर्षक टॉपिक्स हम लोगों ने चर्चाएं की है। कालिदास का जीवन, अभिज्ञान का महत्व, अभिज्ञान का अर्थ, शाकुंतल की कथा वस्तु, अभिज्ञान शाकुंतलम में रस की प्रचुरता, रसों का प्रयोग, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का चरित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 4 श्लोकों पर हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। तो आज का जो शीर्षक है वह है शाकुंतल में प्रकृति वर्णन। चूँकि हम जानते हैं या सर्वविदित है कि नाटककार कालिदास प्राकृतिक वर्णन में एवं अलंकारों के प्रयोग में निपुणता प्राप्त किए हैं। उन्होंने एक एक विषय वस्तुओं को बड़े ही नज़दीकी से देखने का और देखने के पश्चात उसका वर्णन करने का जो शौक या कला रखते हैं, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित है। क्योंकि हम पूर्ण रूप से विश्वस्त है कि नाटककार कालिदास नाट्यकला में कुशल है, प्रवीण है, दक्ष है। अर्थात उन्होंने अपने दक्षता के कारण ही, अपनी कुशलता के कारण ही, अपनी निपुणता के कारण ही ये शाकुंतल नाटक में जो प्राकृतिक दृश्यों का, प्राकृतिक वर्णनों का जो उल्लेख किया है, उसे आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कालिदास को प्रकृति से गहरा प्रेम है। हिमालय, मानसरोवर, नदी, झरना, पर्वत, कानन, सागर, सूर्योदय, सूर्यास्त, रजनी आदि प्राकृतिक दृश्यों का जैसा
हृदय ग्राही वर्णन कालिदास ने किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। क्योंकि शुरू में हमने यह कहा कि नाटककार कालिदास वर्णन कला में बड़े ही दक्ष है। उन्होंने एक एक वस्तु को बखूबियों के साथ परोसने का सफल प्रयास किया है। नाटककार कालिदास ने सजीव तो सजीव, निर्जीवों के आत्मा में, हृदय में भी अपने वर्णन की चातुरता से सजीव बनाने की कला प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए कालिदास को प्रकृति वर्णन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है कि इन्होंने रघुवंश महाकाव्य हो या मेघदूतम हो, ऋतुसंहार हो या कुमार संभव। कुमार संभव में कवि ने जो प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है और अतएव ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक ही वाक्य में सूर्योदय और सूर्यास्त का जो वर्णन कालिदास ने किया है, इसका अभिप्राय यह है कि मानव जीवन में सुख दुख सदैव आते रहते हैं। सूर्योदय होने का भाव यदि सुख है तो सूर्यास्त होने का भाव दुख है, क्लेश है। यह कवि की कल्पना की बारीकी है। उन्होंने ऋतुसंहार, मेघदूत में जो प्राकृतिक वर्णन, प्राकृतिक दृश्यों का जो वर्णन, नदी, झरने, पहाड़ों का जो वर्णन प्रस्तुत किए हैं, वह अत्यंत ही रोचक है। क्योंकि उनका प्राकृतिक वर्णन अद्वितीय है। विक्रम वर्षीय के चौथे अंक में प्रकृति के साथ मानवीय भावनाओं का सामंजस्य स्थापित करके कवि ने अपनी सूक्ष्मदर्शिता एवं प्राकृतिक भाव सौंदर्य प्रदर्शन की पटुता व्यक्त की है, अर्थात निपुणता को व्यक्त की है। और विज्ञान शाकुंतलम की रंगभूमि वस्तुतः प्रकृति का विशाल भंडार है, जिसमें महाकवि ने अपनी प्रतिभा को पूर्णतया विकसित किया है। नाटक के प्रारंभ में ही कवि ने प्रकृति के प्रति अपने घनिष्ठ प्रेम को प्रदर्शित किया है। नांदी में कवीश्वर ने भगवान शंकर को जल, अग्नि आदि प्राकृतिमय रूपों का ही वंदना की है। सृष्टि स्रष्टु या राधा, या सृष्टि स्रष्टु राधा, अर्थात भगवान शिव जो कल्याणकारी है, जगत के पालन करता है,
एवं जगत के संहार करता है। अर्थात शिव सदैव मंगलकारी है, सदैव कल्याणकारी है। उस शिव को अभिज्ञान शास्त्र के नांदी में कालिदास ने जो कहा, श्रेष्ठी स्रष्टु राधा, अर्थात भगवान शंकर के जल अग्नि आदि प्रकृतिमय रूपों का ही वंदना किया। इसलिए हम पुनः यह कह सकते हैं कि कवि ने प्राकृतिक वर्णों की जो प्रतिभा अपने अंदर संजो को रखा है, वो समय पाकर चूकते नहीं है। समय आने पर वो अपने अंतः भावों को अवश्य प्रकट करते हैं, वर्णित करते हैं। ये प्रकृति को मनुष्य जीवन से सर्वथा भिन्न वस्तु नहीं मानते। अर्थात कालिदास का मत है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति प्रदत्त है, क्योंकि वो मनुष्य के साथ प्रकृति का अनुनाश्रय संबंध है। जिस प्रकार एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि ने मनुष्य और प्रकृति को एक गाड़ी के दो पहिए के रूप में व्यक्त किया है। क्योंकि उनके विचार में प्रकृति को मनुष्य जीवन के सर्वथा भिन्न वस्तु नहीं मानते, अर्थात उसका अभिन्न अंग मानते हैं, उसका अनुनाश्रय संबंध मानते हैं। उनके विचार में दोनों एक दूसरे के पूरक है। शकुंतला को उन्होंने एक विसर्ग कन्या के रूप में चित्रित किया है। वो तपोवन के वृक्ष, लता, पशु पक्षी आदि प्राकृतिक उपमाओं के सदृश एक कोमल और पुष्पित लता के समान है। अर्थात और शकुंतला प्रकृति के द्वारा पालित एक लता है, पुष्प है, जो प्रकृति के मध्य सुरक्षित एवं संरक्षित है। वो तपोवन के वृक्ष, लता, पशु पक्षी आदि प्राकृतिक मानव के सदृश है। आश्रम की प्रत्येक लता उसके बहन है। अर्थात वो शकुंतला आश्रम के लताओं को, पुष्पों को प्रिय होने पर भी तोड़ती नहीं है, निचोड़ती नहीं है, क्योंकि वह शकुंतला अपनी इन लताओं को अपनी सगे बहन के समान मानती है, सम्मान करती है। क्योंकि कवि ने लिखा है, अदरह किसलय राग, आश्रम के प्रत्येक लता उसके बहन है और प्रत्येक वृक्ष उसका सगा भाई है। ना ताड़ते स्नेह कारणात्, वो नौ पल्लों को स्नेह के कारण नहीं तोड़ती थी। अर्थात शकुंतला को प्रकृति से प्रेम है,
उन प्राकृतिक वृक्षों से, लताओं से, पुष्पों से प्रेम है, इसलिए वो स्नेह के कारण इस 9 फलों के, 9 पुष्पों के खिलने पर जो शकुंतला उत्सव मनाया करते थे, वहीं आज प्राकृतिक प्रेम के कारण उन पत्तों को, उन पुष्पों को नहीं तोड़ती। क्योंकि नाटककार ने लिखा है विज्ञान संकलन में, यतो भगनी में भवति ततः किम सिंचामि, अर्थात सगे भाई बहन का संबंध शकुंतला को इन प्राकृतिक लताओं और वृक्षों से। इस शाकुंतल में एक प्राकृतिक वर्णन जीवंत के समान है, पूर्णतः जीवित है। जिस प्रकार चेतन जगत के लोग परस्पर प्रेम के कारण सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करते हैं, समाज में यदि किसी निर्धन व्यक्ति के घर कोई घटना घटित हो जाती है तो इष्ट मित्र, सगे संबंधी, आस पड़ोस के लोग उसे मदद के लिए आगे आते हैं। ठीक उसी प्रकार इसे शाकुंतला के स्वागत के लिए, विदाई के लिए वृक्ष, पर्वत, लताएं भी उत्सुक है, आगे आ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि इसे शाकुंतला का उन वृक्षों से, उन लताओं से लगाव है। एक आंतरिक लगाव है, अंतःस्थल से लगाव है, या प्राकृतिक लगाव है, जिसके कारण वो घड़े के जल से सिंचती है और तब तक सिंचती रहती है जब तक इन लताओं का, वृक्षों का सिंचन न हो जाए। कि पातुम न प्रथमम स्वमेव जल, वो प्राकृतिक प्रेम के कारण ही स्वयं जल को ग्रहण नहीं करती है, बल्कि सर्वप्रथम वृक्षों और पुष्पों में जल डालती है, वृक्षों को सींचती है, फूलों को सींचती है। यह शाकुंतला का प्राकृतिक प्रेम है। जिस प्रकार प्रेम के कारण, मानवता के कारण एक व्यक्ति दूसरे को विपदा में सहयोग करता है, मदद करता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी करती है। प्रकृति भी एक दूसरे को सहयोग करती है, जैसा कि नाटककार ने इस नाटक में स्पष्ट रूप से लिखा है। क्योंकि शकुंतला की विदाई के समय शकुंतला दुष्यंत के घर जा रही है, अपने पति के घर जा रही है, तो उस समय विदाई के समय जो जंगलवासी है, जंगल में निवास करने लता है, वृक्ष है, वो शकुंतला की विदाई के समय तपोवन के वृक्ष अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण देकर कौन ऋषि की सहायता करते हैं, क्योंकि यह शाकुंतला कौन ऋषि की आश्रम में पली है। कौन ऋषि स्वयं ऋषि है, जो अपने
तपोबल पर जीविका को संचालित करते हैं। वे गृहस्थ नहीं है और आत्मनिर्भर भी नहीं है ऋषि, जिससे वो इस शकुंतला की विदाई के समय सुंदर वस्त्र या आभूषण उपलब्ध करा सके। उस समय प्राकृतिक प्रेम के कारण जो जंगल के वृक्ष लताएं हैं वो सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र और आभूषण इस शकुंतला की विदाई में प्रस्तुत करते हैं और इस प्रस्तुति के द्वारा ऋषि कर्ण की सहायता भी हो जाती है। क्षौमम केंचिद यदि पांडु पीले पीले रेशमी वस्त्र के द्वारा वृक्ष से उसे विदा करना चाहते हैं। शकुंतला को उपहार के स्वरूप दे रहे हैं। प्रकृति भावी मंगल और अमंगल की सूचना देती है। इससे अभिज्ञान शकुंतल नाटक में जो प्रकृति है वो भविष्य के भी संकेत कर रही है, उपलब्ध कराती है कि भविष्य में जो परिस्थितियां बदलने वाली है, इससे शकुंतला के साथ कुछ अनहोनी जो होने वाली है उसकी भी सूचना वनों से इस शकुंतला को प्राप्त होती है। ये प्रकृति माधवी लता का मुकुलित होना शकुंतला के पारी होने की सूचना देती है। माधवी भ्रमणों के द्वारा शीर्ष पुष्पों का जो स्वाद लेने के पश्चात उसे छोड़ देते हैं, उससे शकुंतला के जीवन की होने वाली भावी अमंगल की प्रेरणा मिलती है। इससे उक्ति में, इस वाक्य में, इस श्लोक में महानाटककार कालिदास ने जो अपने अंतरात्मा के भावों को प्रकट किया है वो अत्यंत ही नेचुरल है, क्योंकि कर्ण ऋषि के आश्रम के इर्द गिर्द पुष्प खिले हुए हैं, भ्रमर उस पर मंडरा रहे हैं और मंडराते मंडराते फूलों के पराग चखने के बाद वे उसे फूलों को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हो न हो भविष्य में यह दुष्यंत भी इस शकुंतला का इसी तरह परित्याग कर दे। यह प्राकृतिक सूचना है, नेचुरल है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो कहा जाता है अंग्रेजी साहित्य में, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, नेचुरल है। ठीक इस प्रकार इस फूल और भ्रमरों के संबंध से शकुंतला और दुष्यंत के संबंध को नाटककार ने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। क्योंकि वो दुर्वासा ऋषि पूर्व में है, शकुंतला को श्राप देकर चले गए हैं। यहाँ उस श्राप की अनुभूति इन भ्रमणों के द्वारा ही हो रही है। क्योंकि जो सूर्य सुबह
उदित होता है वो शाम को अस्त हो जाता है। और जो चंद्र उदित होते हैं वो भी समय अंतराल से, समय क्रम से अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार और सुस्त हो जाता है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं और यह जो सुख दुख है वो परिवर्तनशील है। इसमें चेंजिंग होना प्रकृति का नियम है। प्राय हम लोग देखते हैं कि गांव और शहर के जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी सेठ साहूकार, वो निर्धन हो जाते हैं और जो निर्धन व्यक्ति है वो इन चेंजिंग के द्वारा, परिवर्तनों के द्वारा धनाढ़ कुबेर बन जाता है। इस प्रकार इस नाटक में नाटककार ने जो चेंजिंग इज ए रूल ऑफ नेचर जो घोष किया है, जो अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत किया है, वो अभी बिल्कुल अभिप्रमाणित है, सत्य है। क्योंकि नाटककार कालिदास ने अपने जीवन में बहुत सारी घटनाओं का अनुभव किए हैं और वह पूर्ण रूप से विश्वस्त हैं कि समाज में, मानव में, प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है और आवश्यक है। क्योंकि नाटककार ने इसे शाकुंतल नाटक में स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार फले हुए वृक्ष, कोई आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, तो फल जाता है तो अधिक फल लगने के कारण भार से वो झुक जाता है और सावन के जो मेघ, काले मेघ उमड़ते हैं, वो बरसने के पश्चात नीचे आ जाते हैं। उसी प्रकार सज्जन पुरुष स्मृति पाकर विनम्र हो जाता है। इससे उदाहरण में नाटककार ने जो प्रस्तुत किया है वो अत्यंत ही मार्मिक है, हृदयग्राह्य है। क्योंकि प्राय हम लोग अनुभव करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं कि वृक्ष जब फलों से युक्त होता है तो उसकी टहनियाँ झुक जाती है और सावन के उमड़ते बादल जब बरस जाते हैं तो उसके मेघ नीचे आ जाते हैं। उसी प्रकार सज्जन पुरुष, सज्जन व्यक्ति भी, विद्य व्यक्ति भी विनम्र हो जाते हैं। यह विशेषताएं, यह प्राकृतिक प्रेम, यह प्राकृतिक वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटककार ने जो प्रस्तुत किया है वो अत्यंत ही जन कल्याणकारी एवं मनोहर है। एक एक घटनाक्रम को नाटककार ने इस नाटक में जो प्रस्तुत किया है वो लग रहा है कि ये घटनाएं अभी अभी हाल में एट द टाइम घटित हो रही है। क्योंकि नाटककार महाकवि कालिदास नाट्य कला में अत्यंत निपुण है। जिस प्रकार ये
अलंकारों के प्रयोग में दक्षता प्राप्त किए हैं, ठीक उस प्रकार नाटककार ने इस शाकुंतल नाटक में प्राकृतिक वर्णों के वर्णन करने में भी पूर्णतः सफल दिखते हैं, कि उनका प्राकृतिक वर्णन अत्यंत ही सटीक एवं सत्य है। इससे शाकुंतल नाटक के अध्ययन के क्रम में और ढेर सारी प्राकृतिक वर्णन का उल्लेख नाटककार ने किया है, जिसका वर्णन हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।